हेलो एवरीवन, कक्षा 10वीं हिंदी के सेट डी की आंसर की मैं लेकर के आ चुका हूं। यहां पे सेट डी की आंसर की फुल सॉल्यूशन के साथ लाया हूं। देखिए सभी प्रश्नों के यहां पे उत्तर लगा दिए गए हैं। साथ में यहां पे देखिए प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं जो कि 2-2 अंक वाले हैं, 3-3 अंक वाले हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर पीडीएफ के रूप में इस प्रकार से बना लिए गए हैं। तो अगर आपके लिए सेट डी मिला हुआ था या फिर सेट ए, सेट बी, सेट सी कोई सा भी मिला हो, सभी के प्रश्न देखिए सेम आए हैं, थोड़ा आगे पीछे किया गया है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं कराने जा रहा हूं। तो अगर आपको सिर्फ इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो इस पार्ट को देख लीजिए, और अगर आपको फुल एक्सप्लेन करके मैं समझाने वाला हूं, क्योंकि जो गलतियां आपने करी होंगी वो मैं आपको बता दूंगा कि ये आपने गलतियां करी हैं, इस कारण से आपके नंबर कटे हुए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। कभी भी मैं बता दूंगा कि इस पीडीएफ को किस प्रकार से आप डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर हैं इसमें। तो चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे कोई भी पेपर आपका होगा उससे रिलेटेड आंसर की हो गई या फिर पेपर हो गया या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, सभी आपको स्टडी नोट्स पीजे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर आया हुआ था, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूं आपको। सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ पे हम देखेंगे जो कि आपका सही विकल्प पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा गया था सही विकल्प में 10वें रस का नाम। तो अगर आपने क्रम से रसों का नाम याद किया होगा, ठीक है, 10वें रस का नाम पूछा गया मतलब इसमें क्रम पूछा गया था। ठीक है, तो क्रम से अगर आपने रसों का नाम याद किया था तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वात्सल्य रस। ठीक है, 10वें रस का नाम क्या था? वात्सल्य रस। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, इसमें दिया गया था, देखिए बाल गोविंद भगत जो हैं वो किसको मानते थे? तो देखिए अगर आपने बाल गोविंद भगत वाला जो पार्ट है उसको सही तरीके से उसके गद्यांश, पद्यांश या फिर सही विकल्प पढ़े होंगे तो उसमें हमेशा इन्होंने कबीर की चर्चा करी है। ठीक है, तो ऑप्शन दा एकदम करेक्ट हो जाएगा इसका। उन्होंने हमेशा किसकी चर्चा करी है? कबीर की। वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो इस वाक्य में जो भेद है, देखिए धीरे धीरे मतलब यहाँ पे रीति से संबंधित बात करी गई थी। तो यहाँ पे रीतिवाचक जो है यहाँ पे ऑप्शन बाय इसका करेक्ट हो जाएगा। रीतिवाचक भेद इसमें था। तो अगर आपने रीतिवाचक लगाया होगा तो आपका सही था। इसके बाद था आपका रीतिकालीन कवि पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पे रीतिकालीन जो कवि थे आपके भूषण थे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन आपका, इसके पहले वाला देखेंगे हम। ये बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे तो भभूति का लगाते थे। ठीक है, भभूत का टीका उसको लगाते थे। इसके बाद रीतिकालीन कवि कौन थे? ठीक है, रीतिकालीन जो कवि थे वो कौन थे ये पूछा गया था, तो वो थे आपके भूषण। ठीक है, रीतिकालीन जो कवि थे वो भूषण थे, तो भूषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद था आपका नेक्स्ट यहाँ पे तुलसीदास जी की रचना है। तो तुलसीदास जी की जो रचना है वो है आपकी विनय पत्रिका। ठीक है, तो तुलसीदास जी की अगर रचनाएं आपने याद करी होंगी तो विनय पत्रिका एकदम करेक्ट था, और रीतिकालीन कवि सर्विस में भूषण बसते। इसके बाद नेक्स्ट है आपके क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिएगा रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी थी। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, प्रतिमा बनाने वाले व्यक्ति का नाम था। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा जिस पे वो चश्मा लगाए हुए थे उसी से रिलेटेड ये पार्ट था। तो प्रतिमा बनाने वाले व्यक्ति का नाम था आपका मोतीलाल। ठीक है, मोतीलाल ने प्रतिमा बनाई थी। इसके बाद दिया गया संधि के भेद। तो संधि के भेद आप सभी को पता होगा 3 होते हैं। ठीक है, संधि के भेद कितने होते हैं? 3। तो जिनने 3 आंसर लगाया है उनका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद था हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी जो है वो है अपनी कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा है। इसके बाद नेक्स्ट है सूरदास के गुरु। तो सूरदास के गुरु श्री वल्लभाचार्य थे, आप सभी को पता होगा, वल्लभाचार्य जी सूरदास के गुरु थे। चौपाई की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखिए चौपाई की प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। प्रबंध काव्य के भेद पूछे गए थे, तो ये भी आपके 3 होते हैं। प्रबंध काव्य के भेद कितने होते हैं? 3। इसके बाद थी आपकी अंधे की लाठी। तो देखिए अंधे की जो लाठी है इसका जो मुहावरे का अर्थ है ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एकमात्र सहारा। ठीक है, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक हैं आपके अज्ञेय जी। मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक कौन है? अज्ञेय जी। कामायनी। तो कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है? कामायनी जो यहाँ पे रचना है तो कामायनी लिखी गई है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। मानवीय क्रियाओं का आरोप। तो मानवीय क्रियाओं का आरोप मानवीकरण। गद्य की प्रमुख विधाएं। तो गद्य की प्रमुख विधाएं क्या होंगी? निबंध होंगी। ठीक है, निबंध इसकी जगह नाटक भी होता तब भी गद्य की प्रमुख विधा नाटक भी हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे निबंध नाटक जो भी है इसमें आपको लगाना था। लखनवी अंदाज। तो लखनवी अंदाज किसका था? यशपाल जी का था। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया ये काव्य है जो कि लखनवी अंदाज यशपाल जी द्वारा लिखा गया पार्ट है। ठीक है, इसके बाद थे आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो समास के कितने भेद होते हैं? तो ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों ने गलत किया है। आप सभी कमेंट करके बताइएगा आपका सही है या फिर गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समास के 6 भेद होते हैं।
ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं? 6। इसके बाद है एक अनारकी और 100 बीमार की का अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको इस मुहावरे का अर्थ करना था। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्या था क्वेश्चन अपना। एक अनारकी और 100 बीमार की मुहावरे का अर्थ होता है किसी एक चीज को पाने या उसकी उमंग करने वाले लोगों की संख्या का बहुत ज्यादा होना। ठीक है, तो किसी चीज को पाने की संख्या जैसे कोई चीज है उसको पाने के लिए ज्यादा लोगों की संख्या है तो उसको बोलते हैं अपन एक अनारकी और 100 बीमार की। तो ये थोड़ा सा मुहावरा टफ था, अगर आपने अच्छे से मुहावरे करे होंगे तो आपसे ये बन गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। दूसरा ही का ही हमने देखा था आंसर। इसके बाद है तीसरा, भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रभावित करते थे? इसका सही आंसर है आपका 500 गोलियां। ठीक है, जिसने 500 लिखा हुआ है उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 500 गोलियां प्रभावित करते थे, तो जिसने 500 लिखा है उसका आंसर करेक्ट है। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे करी है? तो कवि निराला ने बादलों की तुलना यहाँ पे किससे करी है? घनघोर बादलों की तुलना बच्चों के काले बाल से करी है। ठीक है, बच्चों तो इस बादलों की तुलना किससे करिए? बच्चों के काले घुंघराले बालों से। ठीक है, बच्चों के काले घुंघराले बालों से। उनके अनुसार काले घुंघराले बाल बच्चों के घुंघराले बालों के समान, बादल घुंघराले बालों के समान है। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना था। ठीक है, उनके अनुसार क्या है? बादल जो हैं वो बच्चों के काले घुंघराले बालों के समान है। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के अंग पूछे गए हैं, यहाँ पे भेद नहीं पूछे गए हैं। अंग होते हैं 4। ठीक है, रस के अंग कितने होते हैं? 4। स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव और अनुभाव। गद्य की 3 गौण विधाएं पूछी गई थी। ठीक है, यहाँ पे गौण विधाएं पूछी गई थी, यहाँ पे विधाएं नहीं पूछी गई। गौण यहाँ पे शब्द जो लगा है इसके कारण यहाँ पे 10 हो जाएंगी विधाएं। ठीक है, 10 मतलब अगर आपने 6, 500, 4 और 10 लिखा होता तो ये जो क्वेश्चन है जो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं इनके आंसर आपके करेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन सी विधाएं थी? जीवनी, आत्मकथा, यथाबंध। तो ये सारी जो है 10 होती हैं गौण विधाएं। इसके बाद थे आपके सत्य सत्य। सत्य सत्य चुन करके हमें लिखने थे। तो सत्य सत्य हम देख लेते हैं। देखिए सत्य सत्य देखने के पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ये पीडीएफ में दिखा रहा हूँ, देखिए ये है सत्य सत्य अपने यहाँ पे सत्य सत्य आप देख लीजिए। तो ये जो पीडीएफ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको किस प्रकार से मिल सकती है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप मोबाइल में ही देख लीजिए किस प्रकार से आप मोबाइल में इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल ओपन कर लेना होगा। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा स्टडी नोट्स पीजे। कुछ इस प्रकार से स्टडी नोट्स पीजे आप लिखेंगे, studynotespj.com आपको दिख जाएगा। studynotespj.com दिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे MP बोर्ड पे क्लिक कर देना है। MP बोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा एक आंसर की का आपका यहाँ पे 10th की आंसर की का एक पढ़ना होगा सेट डी। ठीक है, 10th सेट डी पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। 10th सेट डी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए सभी के आंसर भी लगातार दिए गए हैं, तो आप चाहें तो इन आंसर्स को देख सकते हैं या फिर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे 15 सेकंड का ये टाइम लेगा। 15 सेकंड का टाइम लेने के बाद इस पीडीएफ को आप बहुत ही आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 15 सेकंड आपको वेट करना होगा। यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आंसर की जो मैंने दिखाई है उसी आंसर की ये प्रक्रिया है डाउनलोड करने की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे कुछ भी आपको दबाना नहीं है, ऑटोमेटिकली ये आपको ले जाएगा और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ डली हुई थी जो मैंने आपको दिखाई हुई थी। ठीक है, अगर इस पे समस्या आ रही है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए टेलीग्राम ग्रुप अपना दिया गया है स्टडी नोट्स पीजे करके, तो इस पे भी मैंने पीडीएफ डाल दी है देखिए टेलीग्राम ग्रुप पे, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं सत्य सत्य जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सत्य सत्य में आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर है जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो आदमी ने सबसे पहले आग का ही आविष्कार किया था और जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। ठीक है, प्रेयर, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन था, जिसको जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, जिसको या जो एक ही होता है, तो ये सत्य था आपका। यहाँ पे असत्य जिसने भी लगाया है ना उसका गलत हो गया होगा। जिसको या जो दोनों एक ही है। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप पुण्य नहीं धुलते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, आप सभी को पता होगा, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जगह परमाणु बम गिरा था, तो ये सत्य है। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, ये असत्य था आपका। दोहा एक सम मात्रिक छंद है, ये असत्य था आपका। ठीक है, इसके बाद था आपका प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हम देख लेते किस प्रकार से आपको करना था। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया गया है, देखिए
शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद रखा जाता है। ठीक है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद रखा जाता है, तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना था। शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद रखने का मुख्य कारण है, देखिए रीढ़ जिस नरकट से बनती है, देखिए रीढ़ जिस नरकट से बनती है वह डुमराव के पास सोन नदी के किनारे पाई जाती है। ठीक है, रीढ़ जो है जिस नरकट से बनती है वह सोन नदी के पास पाई जाती है, इसलिए शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। ठीक है, तो बस इतना लिखना था और 2 नंबर आपके पक्के हो जाते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मुहावरों का, आपको अर्थ लिखना था। मुहावरों का अर्थ था आपका खून पसीना एक करना। तो देखिए खून पसीना एक करने का यहाँ पे जो अर्थ हो जाएगा आपका, यहाँ पे अर्थ हो जाएगा आपका अधिक परिश्रम करना। ठीक है, खून पसीना एक करना, अधिक परिश्रम करना। तो इसका जो वाक्य में प्रयोग करते हैं आप, राहुल अधिक परिश्रम करके यूपीएससी क्रैक कर रहा है, या राहुल खून पसीना एक करके यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। दाल न गलना, तो दाल न गलना का अर्थ हो जाएगा सफल ना होना। तो इसका भी आप लिख सकते थे राहुल किसी कार्य में सफल नहीं हो पा रहा है, या फिर इसको आपको अपने हिसाब से बना लेना था। तो ठीक है, दाल न गलना का सफल ना होना। तो इस प्रकार से ये था आपका। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 आपका, देखिएगा किस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 पूछा गया है। भोलानाथ वाला क्वेश्चन है आपका। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। अब क्यों भिन्न है, ये अगर आपने भोलानाथ वाला पार्ट पढ़ा होता तो आपको पता होता क्यों भिन्न है। अभी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से ये भिन्न था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या था इसका आंसर। इसका आंसर था अपना कि उनकी जो चीजें थी, देखिए उनकी जो चीजें थी खेलने की वो थी, देखिए आंगन में खेतों की पड़ी चीजों जैसे मिट्टी हो गई, ठीक है, पत्थर हो गए, पेड़ हो गए, इन सब से वो खेलते थे। लेकिन आज की जनरेशन क्रिकेट से खेल रही है, ठीक है, वीडियो गेम खेल रही है। तो इसलिए आज की जनरेशन की जो चीजें हैं भोलानाथ की जनरेशन से पूरी तरह भिन्न है। तो उस समय वो मिट्टी से खेला करते थे, आंगन में खेला करते थे, मिट्टी के बर्तन, पत्थर से। ठीक है, और आज की जनरेशन किस चीज से खेल रही है, वीडियो गेम से, नई नई तकनीकों से। तो इस कारण से यहाँ पे भोलानाथ से यहाँ पे चीजें भिन्न थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रगतिवाद काव्य की यहाँ पे प्रमुख विशेषताएं हमें लिखनी थी। ठीक है, प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं हमें देनी थी। तो यहाँ पे प्रगतिवाद की जो प्रमुख विशेषताएं थी, आपको बस 2 विशेषताएं लिखनी थी, तो कोई भी लिख सकते थे, जैसे कि शोषितों के प्रति विद्रोह, ये सबने लिखा होगा मेरे हिसाब से, और क्रांति की भावना। ठीक है, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, शोषितों के प्रति विद्रोह, क्रांति की भावना, ठीक है, मार्क्स का गुणागान। तो ये थी आपकी विशेषताएं। तो ये 2 नंबर के हिसाब से आपको लिखना था। इसके बाद थी आपकी यहाँ पे 2 रचनाएं लिखनी थी, सूरदास या फिर नागार्जुन। तो सूरदास की सभी ने लिखी होंगी, सूरसागर और सूरसारावली 2 रचनाएं हैं, आप सभी को पता होगा। और इनका भाव पक्ष और कला पक्ष आपने याद किया होता तो आपने लिख लिया होगा। तो सूरदास की रचना कौन कौन सी है, सूरसागर और सूरसारावली। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11 अपना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 क्या है अपना, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता था। तो ये क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया था जब मैराथन क्लास आपने करी थी। अगर आपने मैराथन क्लास मेरी ली होगी तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे मैराथन क्लास से फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या था अपना, कवि स्वयं को इतना सामान्य मानता है कि आत्मकथा लिखकर वह खुद के विशेष नहीं बनना चाहता। ठीक है, स्वयं को इतना सामान्य मानता है कि आत्मकथा लिखकर वो खुद को विशेष नहीं बनाना चाहता है। कभी अपने व्यक्तित्व अनुभवों को दुनिया के समक्ष यहाँ पे व्यक्त नहीं करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता है। इन्हीं कारणों से कभी आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। मतलब कि कभी स्वयं को मानता ही नहीं है कि वो आत्मकथा लिख सकता है, इतना काबिल वो नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है, क्योंकि वो दुनिया के समक्ष यहाँ पे अपना व्यवहार व्यक्त नहीं करना चाहता। ठीक है, इस कारण से वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12वां देखिएगा, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। तो ये क्वेश्चन भी कल मैराथन क्लास में कराया गया था, आप सभी को मैंने बताया भी था कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। तो देखिए, कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते थे। बादल का गरजना लोगों के मन में यहाँ पे उत्साह भर देता था, इसलिए कविता का उत्साह शीर्षक रखा गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पे। सो टोटल अभी मैंने 12 क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के जो भी और क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे के सारे वेबसाइट पे डल जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया था। पीडीएफ किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए यहाँ पे आपको इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि सभी बच्चों को पता लग पाए उनका स्कोर कितना आ रहा है, और आपका स्कोर कितना आया हुआ है जल्दी से कमेंट करके आपको बता देना है।